आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस है दोस्तों जीएस का पेपर उस सभी के यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी के प्रश्न है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के। तो वीडियो को अंत तक सभी देखना, टोटल 150 क्वेश्चन बताए जाएंगे यहाँ पे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स को लेकर। तो चलिए अब आज हम लोग साइंस के प्रश्न को देख रहे हैं। वीडियो को सारे लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगला देख लेते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न और एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। अगला है प्रश्न पहला कि जलीय पौधे जिसका उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं उसका नाम क्या है। देखो जलीय पौधा होना चाहिए जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, मतलब खाने के रूप में। पहला ऑप्शन मखाना, दूसरा सिंघाड़ा, तीसरा कर्मी साग, चौथा उपरोक्त सभी। देखिए मखाना भी है एक जलीय पौधे हैं जिसका आप लोग उपयोग जो है हम लोग खाने के रूप में करते हैं। सिंघाड़ा भी एक जलीय पौधा है और कर्मी साग भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो एक का ऑप्शन नंबर 4 के साथ चलेंगे, उपरोक्त सभी। काफ़ी सिंपल प्रश्न पूछे जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल होनी चाहिए। अगला है कौन सा पौधा जिसका 2 या 2 से अधिक भाग जो है मनुष्य खाता है। मनुष्य की बात हो रही है, तो कौन सा ऐसा पौधा है जिसका 2 या 2 से अधिक भाग हम लोग खाते हैं। तो बैंगन, फूलगोभी, चना, फिर टमाटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चना। तो चना ही एक ऐसा पौधा है जिसका हम लोग 2 या 2 से अधिक भाग खाते हैं। तो 2 का ऑप्शन नंबर 2 के साथ चलेंगे। 3 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पौधे के बीज से तेल प्राप्त होता है। देखिए तेल प्राप्त की अगर बात करेंगे तो पालक से तो नहीं होगा, बथुआ साग से भी नहीं होगा, चना से भी नहीं होगा, सोयाबीन से होता है। ठीक है, सोयाबीन का तेल आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे 3 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सोयाबीन से हम लोग यहाँ पे तेल निकालते हैं। अगला है कि बीजों के अंकुरित होने के बाद, देखिए जब बीज होते हैं तो वो अंकुरित होते हैं, उसके बाद निकलने वाली जो उस पर सफ़ेद संरचना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए जब बीज अंकुरित हो जाते हैं और उसके बाद जो निकलने वाली संरचना होती है सफ़ेद, उसको हम लोग अंकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकुर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 का 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। 5 नंबर अब मधु प्राप्त होता है। देखिए मधु जो हनी जो प्राप्त होता है वो आप लोग पता होगा कि मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर 4 होगा, जिसको हम लोग मधुमक्खी पालन भी बोलते हैं, एपीकल्चर। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 5 का 4 मधुमक्खी से निकाला जाता है मधु। अगला देख लेते हैं कि खीर बनाने में कच्ची सामग्री का उपयोग होता है। देखिए खीर बनाने में जो उपयोग होती है, दूध भी होता है, चावल भी होता है, चीनी का भी उपयोग होता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, चावल, दूध, चीनी, ये तीनों का यहाँ पे मिश्रण से बनता है खीर। तो सही उत्तर 6 का क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 के साथ चलेंगे। चलिए 7 नंबर देखते हैं, रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है। देखिए रुक्षांश का मतलब यहाँ पे हुआ कि रेशेदार चीज़। ठीक है, तो रेशेदार चीज़ जो है यहाँ पे ये क्लास से आपको एनसीईआरटी पे बेस्ड है, क्लास 6 का शायद सवाल है ये। जब साइंस पढ़ोगे तो उसमें पता चल जाएगा। चावल, बेसन, जल या फिर ताज़े फल और सब्जियाँ। देखिए रुक्षांश के जो मुख्य स्रोत है ये आपका 7 का 3 हो जाएगा। ठीक है, ताज़े फल और सब्जियाँ में ही रेशेदार चीज़ पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 7 का 3। अगला देख लेते हैं कि भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। ये अम्ल क्षार जब पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ बताया गया है आप लोगों को, क्लास 6 का क्वेश्चन है। तो ये नीला और काला हो जाता है। ठीक है, जब टिंचर आयोडीन का कुछ मात्रा मिलाया जाता है खाद्य पदार्थों में, हल्के घोल की कुछ बूंदें, तो खाद्य पदार्थ का रंग जो हो जाता है वो नीला और काला हो जाता है। अगला देख लेते हैं 9 नंबर, ऑप्शन नंबर 8 का 3 होगा, नीला और काला। याद रखिएगा, ब्लू और ब्लैक। देखिए धागे से वस्त्र बनाने की जो विधियाँ हैं वो कौन सा है। देखिए धागे जो होते हैं उससे वस्त्र बनाया जाता है। तो बुनाई और बंधाई ये दोनों चीज़ों से बनाया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन। तो देखिए धागे से वस्त्र बनाया जाता है बुनाई एवं बंधाई दोनों से। तो 9 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलेंगे। देखिए आलू में उपस्थित होता है, तो आलू में जो उपस्थित होता है ये चीज़ आपको बताना है। तो स्टार्च की मात्रा यहाँ पे उपस्थित होती है। मंड यहाँ पे प्रोटीन, वसा, खनिज लवण नहीं, मंड होगा यहाँ पे। 11 का 1, ये भी क्लास 6 के साइंस का क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं कि रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए रेशों से धागा जो बनाने की प्रक्रिया होती है उसको बुनाई और धुनाई से यहाँ पे, ठीक है, बंधाई से, बुनाई एवं बंधाई से। लेकिन यहाँ पे प्रक्रिया क्या कहलाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं।
तो उसका नाम दिया गया है कताई। क्या नाम दिया गया है? कताई। रेशो से धागा बनाने की प्रक्रिया को हम लोग कताई बोलते हैं। ठीक है, 12 का 1। 13 देखते हैं कि मानव निर्मित तंतु है। मानव के द्वारा बनाया गया तंतु जो है पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। इसका मतलब दोस्तों इनमें से सारे हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी ये तीनों चीज़ें जो है मानव के द्वारा ही बनाया गया, निर्मित है, तंतु है। तो 13 का ऑप्शन नंबर 4 के साथ चलेंगे। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कोमल पदार्थ कौन सा है? कोमल पदार्थ की अगर बात हम लोग करेंगे तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तांबा, सोना, लोहा, ये सारे कठोर पदार्थ है। कोमल पदार्थ साबुन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 14 का 1। 15 देख लेते हैं। पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया कहलाती है। तो पदार्थों को जब हम अलग अलग करते हैं तो कौन सी विधि से करेंगे? वाष्पीकरण विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, चुनना मतलब चुन चुन के भी कर सकते हैं दो वस्तुओं को, दो पदार्थों को अलग, और छानना, छानने की विधि से भी कर सकते हैं। इसका मतलब उपरोक्त तो सभी हो जाएंगे। तो 15 का 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ असामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो देखिए तीनों अवस्था में बोला गया है कि पाया जाता है, ऐसा कौन सा पदार्थ है? उस पदार्थ का नाम जल है। ठीक है, जल ठोस अवस्था में पाया जाएगा बर्फ के फॉर्म में, गैस अवस्था में भी द्रव्य तो ऑलरेडी है ही, और जब इसका गर्म करोगे तो ये गैसीय अवस्था में भी जा सकता है। तो इसका मतलब ठोस, द्रव और गैस तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो 16 का सही उत्तर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। वैसे पता दूध क्यों नहीं होगा? दूध देखो, जब दूध को ज़्यादा गर्म करोगे तो इसमें से कुछ निकलता है ना, ठीक है ना, तो ये दूध आपका यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि दूध पूरी तरह से गैसीय नहीं होता है। अगला है यहाँ पे कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं अस्पष्ट, देखिए अ लगा दिया है, अस्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती है। धुंधली, तो धुंधली किस में दिखाई देता है दोस्तों? अपारदर्शी में तो दिखाई ही नहीं देगा, पारदर्शी में तो साफ साफ दिखाई देगा। पारभासी ही एक ऐसा चीज़ है, पदार्थ है, जिनसे वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो वो पारभासी होगा। निम्न पदार्थ में चमक नहीं होती। कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें चमक नहीं होता है? सोना में तो भाई काफ़ी चमक होता है, तांबा में भी होता है, लोहा में भी होता है। लकड़ी में कौन सा चमक होता है भाई? लकड़ी में जब हम लोग पेंट करते हैं ना, पेंट रंगाए, तब उसमें चमक आता है, वैसे तो नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 18 का 4। अगला देखते हैं कि वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, ऐसी पदार्थ जो पानी या फिर किसी भी तरलीय पदार्थ में, द्रव्य पदार्थ में घुल जाता है उसको हम लोग घुलनशील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घुलनशील बोलेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं 20 नंबर। क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? देखिए बर्फ ठोस पदार्थ है लेकिन वो द्रव में आएगा फिर गैस में आएगा। जल पहले गैस में जाएगा, जल तो यहाँ पर पहला ठोस, ठोस तो है ही नहीं, दोनों ठोस है ही नहीं। बचता है कपूर। तो कपूर ही एक ऐसा पदार्थ है जिसको उद्रपातन पदार्थ हम बोलते हैं, उद्रपातन। ठीक है, 20 का 3। 21 है कि जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कणों के बर्तन की पेंदी में जम जाने की क्रिया कहलाती है। जल में कोई भी चीज़ अघुलनशील है और जल से भारी कणों के बर्तन की पेंदी में जाके वो जम जाता है, तो उस विधि को या फिर उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं थीराना। क्या बोलते हैं? थीराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 21 का 3। आम है। देखिए आम किस तरह का चीज़ है? शाक है, झाड़ी है? झाड़ी तो होगा नहीं, वृक्ष है। आम क्या है? एक वृक्ष है, आम का पेड़ होता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 22 का 3 हो गया, वृक्ष। फूल का मादा भाग, देखिए फूल का नर भाग पुंकेसर और मादा भाग स्त्रीकेसर। तो 23 का 2, और ये आपका नर भाग होता है। पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? देखिए पूर्ण फूल, कोई भी फूल होता है उसके कुल 4 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर 24 का 3, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, दलपुंज और बाह्यदलपुंज। ठीक है, अगला है यहाँ पे कि झाकरा जर का उदाहरण। देखिए झाकरा जर का दूसरा नाम क्या है? तो झाकरा जर को ही हम लोग रेशेदार जर बोलते हैं। कौन सा? रेशेदार जर। 25 का 2। 26 देखते हैं। चलिए, कहा गया कि जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है।
इस क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, जल की बूंद पत्तियों के द्वारा वो जलवाष्प के रूप में निकल जाती है बाहर, तो उस क्रिया को या फिर उस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे? तो वाष्प उत्सर्जन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? वाष्प उत्सर्जन, क्योंकि यहाँ से जलवाष्प निकल रहे, जल की बूंदें पत्तियों से होकर, जब सूर्य की प्रकाश इस पे पड़ता है तब। अगला है कि फूल का नर भाग। देखिए, फूल का नर भाग बताओ, पुंकेसर, अभी जस्ट हम लोग पढ़े। और ये मादा भाग, ये दोनों क्वेश्चन आ गया आपका। 27 का 3। 28 देखते हैं यहाँ पे कि एक ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, मतलब समझ रहे हो ना बात? नर भाग भी और मादा भाग दोनों उपस्थित होते हैं, उसको हम लोग कौन सा पौधा बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे द्विलिंगी। क्या बोलेंगे? द्विलिंगी पौधा, क्योंकि दोनों तरह के लिंग इसमें है, पुंकेसर भी है और स्त्रीकेसर भी है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग? द्विलिंगी। अगला देख लेते हैं कि पत्तियाँ जल का उपयोग क्या बनाने के लिए करती है? तो पत्ती जो है वो जल का उपयोग जो करती है वो किसके लिए करता है? तो अपने भोजन बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 29 का 1, पत्तियाँ के बिना भोजन संभव ही नहीं है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के द्वारा ही न होता है, तो यहाँ पे भोजन करेक्ट आंसर होगा। अगला है यहाँ पे कि क्वासियोरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो ये भी प्रोटीन की कमी से होती है। क्या? प्रोटीन की कमी से। इस नामक जो क्वासियोरकर नामक रोग है, ये प्रोटीन की कमी से ही होती है, तो इसको याद रखिएगा। 30 का 1। 31, जो जंतु पौधे तथा जंतु दोनों को खाते हैं, जब दोनों को खा लेते हैं, जंतु पौधों को भी, पौधा तो शाकाहारी है और जंतु दोनों को खाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसका नाम है सर्वाहारी। क्या नाम है? सर्वाहारी। ऑप्शन नंबर 31 का 3, जो सब कुछ खाता हो। अगला, टीकाकरण की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? टीकाकरण की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, उसका नाम है आपका सी एडवर्ड जेनर। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे 32 का 4, एडवर्ड जेनर के द्वारा ही टीका की खोज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है? घोलक कौन सा ऐसा? नारियल तेल, जैतून का तेल, केरोसिन तेल और सरसों का तेल। तो बताओ यहाँ पे कौन सा होगा? तो वो घोलक जो होगा वो केरोसिन तेल हो सकता है, तो इसको याद रखिएगा। 33 का 3, केरोसिन तेल जिसको हम लोग मिट्टी तेल बोलते हैं। ठीक है ना। अगला, वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थ की ओर मात्रा घुलाने की क्षमता नहीं होती है, क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं असंतृप्त घोल। जिसमें घोलने की क्षमता ही नहीं है, घुलाने की क्षमता, उसको हम लोग कौन सा घोल बोलेंगे? असंतृप्त घोल बोलेंगे। और जिसमें घुलाने की क्षमता उसको संतृप्त घोल। निम्नलिखित में से किससे सफ़ेद सोना, देखिए आ गया सफ़ेद सोना, व्हाइट गोल्ड, तो व्हाइट गोल्ड के नाम से जाने वाला जो चीज़ है दोस्तों, उसको याद रखिएगा आप लोग, कपास। क्या है? कपास। ऑप्शन नंबर 35 का 3, कपास को व्हाइट गोल्ड। देखिए, धारा रेखीय शरीर होता है, धारा रेखीय शरीर, तो धारा रेखीय शरीर जो होगा वो मछली का होता है। किसका? मछली का। 36 का 3। 37 देख लेते हैं कि डॉल्फिन किस अंग से श्वास लेती है? गिल से तो मछली लेता है। डॉल्फिन जो अपने नासा द्वार से लेता है, नासा द्वारा। ऑप्शन नंबर 37 का 1। 38 देखते हैं, गलफरा द्वारा लेता है मछली। अगला है कि अजैव घटक जो जीवों के लिए आवश्यक है, अजैव घटक, जैव घटक की नहीं बात हो रही है, अजैव घटक की बात हो रही है, तो उसके लिए वायु, जल, प्रकाश, तीनों तरह के चीज़ जो है उसके लिए आवश्यक होगा अजैव घटक। ठीक है। 38 का 4। 39 देखते हैं कि ऊँट जो है वो निम्न परिवेश में पाया जाने वाला जंतु है, तो ऊँट एक मरुस्थलीय जंतु है। ठीक है, तो 39 का भी 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। घास, स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु कौन सा है? तो जानते होंगे, जंगलों का राजा शेर। क्या होगा? शेर। 40 का ऑप्शन नंबर 2 के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो सांस लेने में कठिनाई कहाँ पे होगा? पर्वतीय क्षेत्रों में। कहाँ पे? पर्वतीय क्षेत्रों में होगा। 41 का 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जलीय आवास स्थल है,
जलीय आवास स्थल, तो जलीय आवास स्थल दलदल, खारे पानी का झील या फिर समुद्र। तो सही उत्तर हो जाएगा 42 का आपका उपरोक्त सभी। एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक, देखिए एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर को बताया गया है, तो 43 का भी 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 देखते हैं कि आवर्ती गति का उदाहरण। देखिए आवर्ती गति का जो उदाहरण है दोस्तों, उसको आप लोग को बताना है। तो झूला झूलते हुए बच्चे की गति एक आवर्ती गति का उदाहरण है क्या, या फिर लोलक की गति, बजने वाले तबलों के पृष्ठ की गति, उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो झूला झूलते हुए बच्चों की जो गति है वो आवर्ती गति का उदाहरण है। ठीक है, आवर्ती गति। तो 44 का ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे, बाकी आवर्ती गति का उदाहरण नहीं है आपका। अगला है यहाँ पे कि 1 मीटर में होता है, तो 1 मीटर में क्या होता है बताओ। 100 सेंटीमीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर 45 का 3। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1000 मीटर बराबर कितना होगा बताओ। 1 किलोमीटर होगा, तो 1000 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 3 2 5 को 0 होगा। तो 5 को 0 देख लेते कहाँ पे है, सॉरी मीटर में, मीटर में सब जगह, सेंटीमीटर में नहीं। तो यहाँ पे 1000 मीटर होगा भाई, 1000 मीटर 46 का 2। अगर सेंटीमीटर में रहता ना तब यहाँ पे 5 को 0 होता, क्योंकि 1000 मीटर को भी हम लोग को सेंटीमीटर में बदलना होता। गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। उड़ती चिड़िया गतिशील वस्तु का उदाहरण है। चींटी की गति भी, घड़ी या फिर घड़ी की सुई, इस दोनों में कन्फ्यूजन है। तो देखिए घड़ी की सुई जो चलती है तो ये गतिशील वस्तु का उदाहरण है, लेकिन ये जो है घड़ी आपका, ये गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे 47 का ऑप्शन नंबर 3। बल्ब के आविष्कारक थे, बल्ब के आविष्कारक कौन थे, थॉमस अल्वा एडिसन। हवा क्या है, हवा जो है एक बिजली का चालक है, बिजली का कुचालक है। बिजली का चालक तो होगा नहीं क्योंकि हवा, समझ रहे हो ना, बिजली का कुचालक। हवा जो है दोस्तों ये आपका बिजली का कुचालक है, कभी चालक कभी कुचालक, उपरोक्त से बिजली का कुचालक है। ठीक है, हवा 49 का 2। जल फिर बिजली का सुचालक हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। छाया दिखाई दे सकता है, देखिए छाया जो दिखाई देगा वो किस पे दिखाई देगा, दीवार पर, पर्दे पर, ज़मीन पर या फिर उपरोक्त सभी। तो सभी जगह दिखाई देता है छाया, जल में भी दिखाई देगा, ज़मीन पर, पर्दे पर, सारे जगह। 50 का 4। दोस्तों हम लोगों ने 150 क्वेश्चंस करने का आप लोगों को बताया था, यहाँ पे हम लोगों ने 1 से 50 तक किए हैं। जस्ट इसके बाद दोस्तों आप लोग को 51 से 100 तक सेकेंड पार्ट, और 101 से 100 150 प्लस जितने भी रहेंगे वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आप लोगों को बताया गया है, आप लोग याद कर लिए होंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में 51 से लेके। बाय बाय सभी को।